Hello friends, I will discuss today stress strain curve। आज हम आपको इस वीडियो में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में पढ़ाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ स्क्रीन पर आपको एक डायग्राम दिखाई देगा। इस डायग्राम में अगर आप देखते हैं तो आपको इसमें क्या दिखेगा, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, इसको क्या बोलते हैं हम, स्पेसिमेन, जो यूटीएम मशीन के अंदर लगाया जाता है। तो इसमें आपको ये .1 .2 ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, गेज लेंथ। और इसका जो डायमीटर है यहाँ आप देख रहे होंगे, ठीक है फ्रेंड्स, ये डाया विद इस रिड्यूस रिडक्शन दैट इज कॉल्ड, यहाँ से यहाँ तक का जो रिड्यूस रिडक्शन है। और यहाँ पे देखना आप डायमीटर यहाँ ज़्यादा होगा इन दोनों तरफ और यहाँ डायमीटर होगा कम। ऐसा इसलिए करते हैं जिससे हम यूटीएम मशीन के अंदर इसको हम अच्छे से पकड़ सकें। और इस पर हमारा लोड पी है दोनों तरफ, ये डिस्टेंस दोनों तरफ हो जाएगी सोल्जर डिस्टेंस, और लेंथ हो जाएगी इसकी डायमीटर की। तो नेक्स्ट इसमें हम यूटीएम मशीन के बारे में बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये आपको दिख रहा होगा इसमें, ये हमारी यूटीएम मशीन है। इस यूटीएम मशीन से हम अल्टीमेट टेंसाइल टेस्ट करते हैं, जिसके लिए एक स्पेसिमेन की ज़रूरत पड़ती है। और वो स्पेसिमेन हमारा जो होता है माइल्ड स्टील का होता है। किसका होता है? माइल्ड स्टील। और हम जो यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो बनाएंगे, माइल्ड स्टील के लिए बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा जो यूटीएम मशीन आपको इसमें दिख रही है, तो ये इसका पार्ट आपको दिख रहा होगा इसके अंदर, ये हमारा पार्ट है, एक पॉइंट ये हो जाता है, ठीक है। इसी के बीच में हम इसको मैन रखते हैं, ये फर्स्ट सेकंड दोनों पार्ट हो जाएंगे। ये दिख रहा है आपको, रोड दिख रही होगी इसमें। तो ऐसा ही है कि इसमें इस तरह का ये स्पेसिमेन होता है जिसे हम यहाँ पे लगाते हैं, और इसी से हम इसका स्ट्रेस स्ट्रेन का डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारी इसे बोलते हैं यूटीएम मशीन। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपने इंजीनियरिंग स्ट्रेस के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या होता है, व्हाट इज इंजीनियरिंग स्ट्रेस? तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस होता है हमारा लोड P अपॉन इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया। और जहां पर हमारा P लोड क्या होगा, ग्रेजुअली लोड। और ये ग्रेजुअली लोड कौन सा होता है? ये वो लोड है जो हमारा ये इस स्पेसिमेन के ऊपर लगता है। और इसे हम कहाँ लगाते हैं? जैसे ही आपको ये मशीन दिख रही है, ये अगर यहाँ पे हमारा स्पेसिमेन लगा है तो एक इसमें P यहाँ काम करेगा, एक P नीचे काम करेगा, जो कि हमारा होगा टेंसाइल लोड। इसको हम ग्रेजुअली लोड ही बोलते हैं। चलो धीरे धीरे जो स्टेप में लगाते हैं, 1 बाय 1 स्टेप में, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें आएगा, ये हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। तो इसमें सबसे पहले हम कुछ रीजन देख लेते हैं, कौन कौन से रीजन आते हैं। जैसे फर्स्ट OA, ठीक है फ्रेंड्स, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रेट लाइन बोलेंगे, जो कि आपका प्रोपोर्शनल रीजन भी कह सकते हैं इसको। हुक्स लॉ यहाँ तक वैलिड होता है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा OB होता है, OB को क्या बोलते हैं? इलास्टिक रीजन, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आएगा हमारा BC, ये हमारा इसमें BC को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इलास्टिक प्लास्टिक रीजन। CD को क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक रीजन। इसको क्या बोलेंगे हम? परफेक्टली इलास्टिक रीजन, ठीक है फ्रेंड्स। और DE को क्या बोलते हैं? स्ट्रेन हार्डनिंग। और EF क्या होता है हमारा? नेकिंग रीजन। तो इसमें हमारा ये कुछ हमने रीजन दिए, OA, OB, BC, CD, DE और EF। देखिए फ्रेंड, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये जो डायग्राम है हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, जो कि हमने पीछे पढ़ा था यूटीएम मशीन पे। तो हम जो माइल्ड स्टील के लिए डायग्राम बनाते हैं, वो ये सब ये ये वही डायग्राम है। तो इसको हम क्या देखेंगे? स्ट्रेट लाइन होगी। तो हमारा जैसे O से लेके A तक क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। O से B तक क्या हो जाएगी हमारी? प्लास्टिक रीजन। और BC क्या हो जाएगी हमारा? प्लास्टिक प्लास्टिक रीजन। और CD क्या हो जाएगा? परफेक्टली इलास्टिक रीजन, सॉरी परफेक्टली प्लास्टिक रीजन। और DE को क्या बोल देंगे हम?
स्ट्रेन हार्डनिंग, और ई एफ का जो होगा हमारा, ये ई एफ पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी नेकिंग रीजन। अब फ्रेंड्स इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करते हैं, सारे पॉइंट्स के बारे में देखेंगे कि ओ ए, ओ बी सी, सी डी, डी ई एफ, इसके अंदर क्या क्या टर्म्स आएंगी। तो फर्स्ट इसमें हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे आपका अगर इलोंगेशन की बात करते हैं, ठीक है, किसी भी अगर हम मेटल की इलोंगेशन निकालते हैं, तो इसमें अगर हमारी वैल्यू लेस देन कितनी है, 5% से कम है, तो कौन सा मेटल होगा, ब्रिटल मटेरियल। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर हमारा इलोंगेशन इज ग्रेटर देन 5%, लेस देन 15%, तो हो जाता है इंटरमीडिएट डक्टाइल मटेरियल। कौन सा होगा, इंटरमीडिएट डक्टाइल मटेरियल। और अगर हम परसेंटेज इलोंगेशन हमारी इज ग्रेटर देन 15% है, तो हमारा होगा डक्टाइल मटेरियल। कौन सा होगा, डक्टाइल मटेरियल। तो इसको हम जो डायग्राम बनाते हैं ये हमारा डक्टाइल के लिए होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। और डक्टाइल मटेरियल कैसा होता है, डक्टाइल मटेरियल एक इस तरह का मटेरियल होता है जिसमें जो हमेशा इंडिकेशन देता है टूटने से पहले, क्या देगा फ्रेंड्स, वो इंडिकेशन देता है, जबकि ब्रिटल मटेरियल जो होता है वो इंडिकेशन नहीं देता। ठीक है, अभी फिलहाल इतना ही देख लीजिए इसको। और डक्टाइल मटेरियल को हम इतना भी कह सकते हैं कि ये, इससे हम पतले तार खींच सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट आएगा ए पॉइंट, इसको बोलते हैं जीरो पॉइंट है। ये जो पॉइंट है यहाँ से जो हमने यहाँ पे किया है, ये हमारा जीरो पॉइंट है। यहाँ पर आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होंगे, जीरो। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होंगे यहाँ इसमें हमारे स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होंगे, जीरो। और अगर हम ए पॉइंट की बात करते हैं, ये जो आपको ए पॉइंट दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, और इसकी जो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, ओ से लेके ए तक, ये आपको दिख रहा है कि स्ट्रेट लाइन आ रही है, इसको हम लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं। तो इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं एक बार। ये इलास्टिक मटेरियल, ये हमने डायग्राम जो बनाया है इसके अंदर, ये इलास्टिक मटेरियल है, और दोनों तरफ देखना यहाँ पी लोड लगा हुआ है। तो ये सपोज करिए ये वही स्पेसिमेन है जो हम यूटीएम मशीन पर लगाते हैं, और ये लोड वो है, इस पर लगाया है ग्रेजुअली लोड। ठीक है, तो इसकी लंबाई में डिफॉर्मेशन होगा, तो कितना हुआ, डेल्टा एल डिफॉर्मेशन। लेकिन अगर हम इसमें से लोड हटा लेते हैं, ठीक, हमने क्या करा, लोड हमने रिमूव किया, तो लोड रिमूव करने से क्या हुआ, हमारा जो पी है वो क्या हो गया, जीरो। अगर पी जीरो हो जाएगा तो डेल्टा एल भी हमारी क्या हो जाएगी, जीरो। क्यों हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ देखिए, अब लिखते क्या है, कंप्लीटली रिजन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। इसका मतलब ये होता है कि ओ से लेके ए तक, क्योंकि हमारा हुक्स लॉ वैलिड है यहाँ पे, तो हुक्स लॉ अगर वैलिड होगा तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी कि जितना हमारा स्ट्रेस बढ़ेगा उतनी हमारी स्ट्रेन भी बढ़ती चली जाती। तो इस केसेस में हम इसको बोलते हैं हुक्स लॉ, या फिर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और ये हम इसने डायग्राम से हमने देखा इसको, ये कैसे होता है। ठीक है, तो इसमें हमने दिखाया क्या है, कंप्लीटली रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, यानी कि इलास्टिसिटी जो होती है हमारी, वो यही इसी से डिफाइन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए हमने इसमें पढ़ा है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, तो इसको देखिए समझ लीजिए। इट इज द स्ट्रेस एट विच द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व केसेस टू बी स्ट्रेट लाइन। तो ये हमने ये जो भी बताया आपको, ये क्या है, आपकी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पर क्या होता है कि स्ट्रेस लाइन, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पर क्या होती है कि स्ट्रेन लाइन। और ये हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। तो फ्रेंड जो भी हमने डिस्कस किया वो सब यही था। तो देखिए इसमें हमारा क्या होता है, जो हमारा स्ट्रेस होगा उसको हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से, और स्ट्रेन को किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल ई से। तो हमारा स्ट्रेस क्या हो जाएगा, कैपिटल ई मल्टीप्लाई स्मॉल ई। तो जहाँ पर स्ट्रेस क्या होगा, सिग्मा, और ई क्या होगा हमारा यंग मॉडुलस, और ई क्या हो जाएगा, स्मॉल ई स्ट्रेन। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यंग मॉडुलस की अगर बात करते हैं तो क्या हो जाता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और अगर हम स्ट्रेस निकालना चाहें फॉर्मूला, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर हम स्ट्रेस का फॉर्मूला निकालेंगे तो स्ट्रेस हो जाएगा हमारा इक्वल पी अपॉन ए। अब पी अपॉन ए जो है ये किसका फॉर्मूला है, स्ट्रेस का। और यहाँ पे पी जो होगा वो हमारा यहाँ पर ग्रेजुअली लोडिंग का काम करता है, जो कि हमारा इंटरनल रेजिस्टिव
फोर्स भी हो सकता है। तो यही हमारा, हम इसमें जो लेके चलते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस, और इंजीनियरिंग स्ट्रेस जो होगा हमारा कौन सा होगा स्ट्रेस, जो हमारे वर्किंग एरिया पे काम करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो हमारा यहाँ पर पी है, हम यहाँ पर वही लेके चलते हैं, ग्रेजुअली लॉड। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं इसमें। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा इसमें इलास्टिक लिमिट। अब फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन ये आता है कि इलास्टिक लिमिट क्या होती है, तो इसे भी आप समझ लीजिए इलास्टिक लिमिट कैसे समझेंगे। इलास्टिक लिमिट क्या होती है, इट इज द पॉइंट ऑन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू विच मेटल रिमेन्स इलास्टिक। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहता है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पर ऐसा पॉइंट होता है जो मेटेरियल रिमेन्स इलास्टिक। ठीक है फ्रेंड्स, और अप टू द पॉइंट देयर इज नो परमानेंट डिफॉर्मेशन आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड। तो ये हमारा बी पॉइंट होता है, ये हमारा इस पॉइंट पे आएगा बी पॉइंट। ये जो पॉइंट होता है फ्रेंड्स, ये हमारा बी पॉइंट है। इसी बी पॉइंट पर हम क्या निकालते हैं, इलास्टिक लिमिट। तो इसमें ये होता है कि अगर हमारा जो मेटल है उसमें हमने अगर लोड लगाया, और जैसे ही हम अपना लोड उसमें हटा लेंगे तो मेटल क्या होगा, अपनी इनिशियल कंडीशन में आ जाता है। तो उस कंडीशन तक जो होगा, वो जो स्टेट होगी हमारी, वो कौन सी होती है, इलास्टिक लिमिट। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें हमारा अपर यील्ड पॉइंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, यील्ड स्ट्रेस। तो इसको देख लीजिए फ्रेंड्स आप, जैसे सी डैश है, हमने यहाँ पे सी डैश लगाया है, ये सी डैश है हमारा, और सी डैश जो पॉइंट है इसी को क्या बोलते हैं हम, अपर यील्ड पॉइंट या यील्ड स्ट्रेस। अब इसको यील्ड स्ट्रेस क्यों कहते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए क्या होता है, जब बी से जब हम आगे जाएंगे, इस बी से, तो हमारा क्या होगा, इस पे बी और सी डैश की अगर बात करते हैं तो ये हमारा अपर यील्ड पॉइंट या यील्ड स्ट्रेस है। तो क्या होगा इस केस में, ये क्या हुआ, देखिए यील्डिंग स्ट्रेस क्या होता है, जब हम इसमें लोड बढ़ाते हैं तो क्या होगा, देखिए पी और एफ एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसको आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे ये हमारा स्पेसिमेन हुआ, इस पर पी लोड लगा हुआ है। ठीक है, और जैसे ही हमारा ये इसमें देखना, ये पी लोड है, हमने अगर इसको सेक्शन किया यहाँ से, तो ये हमारा एफ क्या हो जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक, और जैसे ही हम इसमें क्या देखते हैं कि जो पी है हमारा, इसमें क्या हो जाएगा, ये एफ है, तो हमारा जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो किसके बराबर हो गया, ग्रेजुअली लोड के। तो जब हमारा ये इसके बराबर होगा, ठीक है फ्रेंड्स, और अगर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हमारा कंडीशन होती है सी डैश से जो पहले की कंडीशन है, उस कंडीशन में हमारा एफ और पी एक दूसरे के इक्वल होंगे। लेकिन नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, जब हमारी इल्डिंग आ जाती है, तो इल्डिंग के बाद हम क्या देखते हैं, जो हमारा एफ होता है लेस देन पी, इसका मतलब हमारा रीस्टोरिंग फोर्स इतना कम हो जाता है, जो कि हमारे ग्रेजुअल लोड से काफ़ी कम है। वो कैसे होगा, क्योंकि जैसे जैसे ये स्ट्रेन होगा, मतलब डिफॉर्मेशन होगा मेटल के अंदर, तो डिफॉर्मेशन की वजह से क्या होगा, जो इंटरमोलिकुलर पार्टिकल्स होते हैं मेटल के अंदर, वो क्या बहुत दूर चले जाते हैं। तो बहुत दूर जाने की वजह से ही इसमें क्या होगा कि जो हमारा फोर्स है, जो हमारा रजिस्टिव फोर्स है, वो हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किससे, ग्रेजुअल लोड से। तो इसके बाद जो स्टार्ट होती है इसे बोलते हैं यील्डिंग। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, यील्डिंग। और इसी यील्डिंग को क्या कहते हैं, यहाँ पर हमारी मैक्सिमम पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट, जिसे हमने नाम दिया है सी डैश। और इसी पॉइंट पर हमारा क्या मिलता है, यील्ड स्ट्रेस। कौन सा स्ट्रेस होगा फ्रेंड्स, यील्ड स्ट्रेस। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सी पॉइंट, तो सी पॉइंट ही देखिए डायग्राम में देख लेते हैं, सी पॉइंट का है हमारा ये, और सी पॉइंट को बोलते हैं लोअर यील्ड पॉइंट। लोअर यील्ड पॉइंट ये क्या होता है, इज द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। जो मटेरियल की जो आपकी यील्ड स्ट्रेंथ होती है, किसी भी मटेरियल की जो यील्ड स्ट्रेंथ होती है उसे क्या बोलेंगे हम, लोअर यील्ड पॉइंट। या फिर जैसे आप ये भी कह सकते हैं कि इसी ये जो पॉइंट होता है लोअर यील्ड पॉइंट, इसको हम प्रूफ स्ट्रेस भी कह सकते हैं। वो कैसे, देखिए, इट इज द स्ट्रेस नेसेसरी टू केस ए परमानेंट एक्सटेंशन इक्वल टू डिफाइंड परसेंटेज ऑफ गेज लेंथ।
जो हमारी स्पेसिमेन है, उस स्पेसिमेन के अंदर हमने देखा था, वहाँ पर हमारी ये गेज लेंथ थी, ठीक है। उससे हम इसे डिफाइन कर सकते हैं प्रूफ स्ट्रेस को, और वो कितना हो सकता है, परमानेंट एक्सटेंशन, ठीक है। इट इज द स्ट्रेस नेसेसरी टू केस ए परमानेंट एक्सटेंशन और इक्वल टू डिफाइंड परसेंटेज ऑफ गेज लेंथ, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमारा सी पॉइंट क्या हो जाएगा, हमारा लोअर यील्ड पॉइंट, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, इज द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। तो मतलब किसी भी मटेरियल की ये यील्ड स्ट्रेंथ होती है। तो इस तरह से हमने यहाँ देखा, ये अपर यील्ड पॉइंट जो हमारा सी डैश है, ये अपर यील्ड पॉइंट, और जो सी है ये क्या होगा, लोअर यील्ड पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, डी पॉइंट। यहाँ से सी के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है डी पॉइंट। इसको बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग स्टार्ट, ठीक है। इट स्टेट हार्डनिंग स्टार्ट। क्या होता है कि सी पर आने के बाद जो हमारा मेटल होगा, जब हमारी स्ट्रेट हार्डनिंग स्टार्ट हो जाती है, उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो सी पर हमारा है, तो जो हमारा स्ट्रेस है, हमने देखा था कि जो हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, और पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो रिस्टोरिंग फोर्स काम करना बंद कर देता है। तो इस केस में क्या होगा, ग्रेजुअल लोड हमारा आगे हो जाता है। तो ये हमारा मतलब इससे इसके आगे हम बात करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे जो सी होता है हमारा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो चलेगा डी, ये हमारा जिगजैग फॉर्म में चलती है फ्रेंड्स, यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस पर। उसके बाद जो नेक्स्ट देखना, आप देख रहे होंगे यहाँ से डी से एकदम से ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो डी से ई तक बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, इसका मतलब ऊपर जाने वाला होता है, इसमें स्ट्रेस एकदम से बहुत तेजी से बढ़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। डी से ई के बीच में क्या होता है, जो स्ट्रेस है मेटल का वो बहुत तेजी से बढ़ेगा, और स्ट्रेस तेजी से बढ़ेगा तो उसमें स्ट्रेन भी बढ़ती है। तो ये कंडीशन जो आएगी हमारी स्ट्रेन हार्डनिंग स्टार्ट जो होती है यहाँ से। और जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा फ्रेंड्स, इसमें हमारा ई पॉइंट है। ई पॉइंट इसे क्या बोलते हैं, अल्टीमेट पॉइंट, मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट। और जो मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट होता है, देखिए हमने इसे डिनोट किया हुआ है SUT, इसका मतलब अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। किसी भी मेटल की जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। और इसे हमारा ई पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट। और ये क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस ए मटेरियल कैन विद स्ट्रेंथ, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे कि आप समझ गए होंगे, तो ई का क्या मतलब होता है यहाँ पर, अल्टीमेट पॉइंट या मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट। तो जो हमारा मेटल है, ई पॉइंट में आने के बाद क्या हो जाएगा, उसकी मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट हमारा होगा। इसके बाद मेटल बिल्कुल पतला हो जाएगा, यानी टूटने के लिए बिल्कुल तैयार है, टूटने के लिए बिल्कुल तैयार है, यानी मेटल मेटल इतना पतला हो जाएगा कि वो बिल्कुल टूट जाएगा। लेकिन अब ई पॉइंट के बाद अगर हम बात करते हैं एफ पॉइंट, तो ये एफ पॉइंट क्या होगा, फ्रैक्चर पॉइंट। और इस पॉइंट पर क्या होता है, इन दिस सिचुएशन में मटेरियल विल फेल ड्यू टू नेकिंग, मतलब नेकिंग की वजह से क्या हो जाएगा, मटेरियल आपका फेल हो जाएगा। यानी जो आपका स्ट्रेस है सिग्मा इज ग्रेटर देन अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो जो हमारा ये है सिग्मा, सिग्मा क्या होता है हमारा, स्ट्रेस है। और वो किससे ज़्यादा हो जाएगा हमारा स्ट्रेस, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए वहाँ पे क्या हो जाएगी, फ्रैक्चर पॉइंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो मेटल हमारा यहाँ पर आकर लास्ट पॉइंट पर आकर खत्म हो जाएगा, तो और हमारा बिल्कुल टूट जाएगा मेटल, ठीक है फ्रेंड। तो इसी में हमने ये टॉपिक्स थे जो हमने डिस्कस किए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे इसमें अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, जैसे जैसे हमारा ये रप्चर स्ट्रेंथ, ये क्या हो सकती है रप्चर स्ट्रेंथ, इट इज द स्ट्रेस कोरोस्पोंडिंग टू द फेलियर पॉइंट एफ ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है ये, इसके ऊपर जो एफ है, ये हमारा क्या होता है, स्ट्रेस कोरोस्पोंडिंग टू द फेलियर पॉइंट ऑफ एफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। फ्रेंड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हम हमारे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से रिलेटेड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम में। तो उसी में जैसे स्लोप ऑफ ओ ए, ये हमने पीछे पढ़ा था, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसे इसे डिनोट करते हैं। तो यंग मॉडुलस क्या होता है,
तो यंग मॉडुलस इज मेजर ऑफ स्टिफनेस। क्या मेजर करता है फ्रेंड्स? ये किसी भी मेटल की जो स्टिफनेस है उसको ये मेजर करता है यंग मॉडुलस। और यंग मॉडुलस क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको आप अच्छे से याद रखिए कि जो यंग मॉडुलस होता है इज मेजर ऑफ स्टिफनेस। तो नेक्स्ट आता देखिए, इट इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी व्हिच इज डिफाइंड एज इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस दैट केस यूनिट स्ट्रेन। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ क्या कहते हैं? प्लास्टिक स्ट्रेन इज 10 to 15 टाइम्स ऑफ इलास्टिक स्ट्रेन। ठीक है, प्लास्टिक स्ट्रेन जो होगी 10 to 15 टाइम्स होती है इलास्टिक स्ट्रेन के। और ये आप समझ ही होंगे कि प्लास्टिक स्ट्रेन क्या होती है और इलास्टिक स्ट्रेन क्या होती है। नेक्स्ट, फ्रैक्चर स्ट्रेन EF डिपेंड्स ऑन परसेंटेज कार्बन इन स्टील। ठीक है, परसेंटेज कार्बन इन स्टील। तो क्या होगा इसमें देखिए, व्हेन कार्बन percentage increase then fracture strain decrease and yield stress increase। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, इसको याद कर लीजिए कि यदि किसी भी मेटल की हम कार्बन परसेंटेज बढ़ाते हैं तो उसमें जो फ्रैक्चर स्ट्रेन है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? कार्बन की जो मेटल क्या हो जाएगा? यील्ड स्ट्रेस इज इंक्रीज हो जाएगी। इस केस में क्या होता है, क्योंकि कार्बन परसेंटेज अगर बढ़ जाती है तो उसकी यील्ड स्ट्रेस बढ़ जाती है, और यील्ड स्ट्रेस यदि बढ़ेगा तो फ्रैक्चर स्ट्रेन कम हो जाएगी। क्योंकि हमने पीछे क्या पढ़ा था कि जब हमारी इसमें जैसे स्पेसिमेन था वहां पे हमने क्या देखा था कि यदि हमारा स्ट्रेस बढ़ा था, स्ट्रेन हैंडलिंग के अंदर क्या हुआ था, हमारा स्ट्रेस बढ़ गया था लेकिन स्ट्रेन कम बढ़ी तो स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है। इस केस में परसेंटेज इंक्रीज इन द फ्रैक्चर में कार्बन परसेंटेज हमारी बढ़ती है तब। ठीक, तो नेक्स्ट इसमें अक्सर पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्लास्टिक रेंज क्या होती है? तो इट इज द रीजन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बिटवीन द इलास्टिक लिमिट एंड पॉइंट ऑफ रप्चर। अब इलास्टिक लिमिट आप जानती हैं क्या होती है? बी पॉइंट। और पॉइंट ऑफ रप्चर क्या हो जाएगा? एफ पॉइंट। उसके बीच का जो रीजन होता है वो आपका क्या कहलाता है? प्लास्टिक रेंज कहलाता है। नेक्स्ट आता है, ये याद कर लीजिए दोनों पॉइंट्स कि डायमंड इज मोर इलास्टिक देन स्टील। ठीक है, और स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो डायमंड को अच्छे से देख लीजिएगा कि डायमंड जो होती है मोर इलास्टिक देन स्टील है, और स्टील इज मोर देन इलास्टिक देन रबर। कुछ इंपोर्टेंट थिंग्स हम देखते हैं यहाँ पर। लाइक देखिए, जैसे ये हमारा EM क्या मतलब क्या होता है, पहले से समझ लीजिए आप। ये हमारा होता है इलास्टिक मटेरियल, और इलास्टिक मटेरियल पर यदि हम P लोड लगा हुआ है और तो क्या होगा, लोड लगने से क्या हो जाएगा, इसकी लंबाई में वृद्धि होगी यानी कि डिफॉर्मेशन होगा। अब अगर डिफॉर्मेशन होता है तो क्या होता है, जैसे हमने ये लोड इससे रिमूव किया तो P हमारा क्या हो गया? जीरो। तो P अगर हमारा जीरो हो जाता है तो डेल्टा एल भी हमारी क्या हो जाएगी? जीरो। तो कंपेयर टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, ये हमारा क्या होता है? इलास्टिक मटेरियल इसको बोलते हैं। अगर मैथमेटिकल आपको समझना है तो यहाँ से समझ सकते हैं कि इलास्टिक मटेरियल क्या होता है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं प्लास्टिक मटेरियल, तो प्लास्टिक मटेरियल क्या होगा फ्रेंड्स, कि अगर इसमें हम लोड लगाते हैं प्लास्टिक मटेरियल पे, हमने P लोड लगाया तो जो हमारा इसके अंदर P है, सपोज करिए अगर जीरो हो गया, लोड हमारा क्या हो गया? जीरो, और डेल्टा एल इक्वल नॉट जीरो, इसका मतलब डेल्टा एल हमारी इक्वल नॉट जीरो होगी। तो ये हमारा क्या होता है? ए मेंबर कैन नॉट कम बैक ओरिजिनल शेप एंड साइज। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, यदि एक प्लास्टिक ले लीजिए आप और उस पर हम यदि लोड लगाते हैं तो लोड लगाने के कुछ समय पश्चात आप देखेंगे कि उसमें हमें इतना ज़्यादा लोड लगाना पड़ेगा जिससे कि वो आगे डिफॉर्मेशन हो जाए, और जैसे हम उसमें डिफॉर्मेशन करेंगे आप देखेंगे तो लोड हमें कम लगाना पड़ता है। पहले हमें लोड ज़्यादा लगाना पड़ रहा था लेकिन फिर हमने देखा कि लोड ज़्यादा लगाना पड़ा। तो जैसे ही हम ज़्यादा लोड लगाए तो फिर देखते हैं हम बाद में धीरे धीरे कम लोड लगता है, लेकिन हमारा क्या होता है? इलोंगेशन होती जाती है, क्योंकि फिर वो ओरिजिनल शेप में मेंबर आपका वापस नहीं आ सकता है। तो इसलिए हमें लिखा है कि डेल्टा एल इक्वल नॉट जीरो, और पी लोड क्या हो जाएगा हमारा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारा प्लास्टिक मटेरियल। और अगर रिजिड मटेरियल की बात करते हैं तो क्या होता है रिजिड मटेरियल? ये सब जानते हैं कि रिजिड मटेरियल जो होता है उसमें आपका, ठीक है, रिजिड मटेरियल की बात करें, जैसे एक फॉर्मूला होता है हमारा सिग्मा इक्वल टू ई। ई, जहाँ पर ई क्या होता है? यंग मॉडुलस, ई होती है स्ट्रेन, और यहाँ से यंग मॉडुलस का निकाल लीजिए स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक,
अब जो हमारा रिजिड मटेरियल होता है उसमें क्या होती है, स्ट्रेन क्या होती है हमारी, एंड डिफॉर्मेशन क्या होता है, जीरो। रिजिड मटेरियल की ये पहचान होती है कि इसको कैसे, मतलब कैसे समझ सकते हैं कि रिजिड मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि उसमें डिफॉर्मेशन होता नहीं है, मतलब जीरो होता है, नेग्लिजिबल होता है डिफॉर्मेशन। तो इसीलिए हमने इस, जब डिफॉर्मेशन है तो स्ट्रेन भी हमारी क्या हो जाएगी, जीरो। और स्ट्रेन अगर जीरो हो जाएगी तो हमारा यंग मॉडुलस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, तो यंग मॉडुलस जो होगा हमारा इनफाइनाइट होगा, मतलब रिजिड मटेरियल के अंदर। तो ये हमने इसको ऐसे समझा है कि इसमें देखो ये स्ट्रेस है और इधर क्या है, स्ट्रेन। तो स्ट्रेन तो हमारी इसमें है ही नहीं रिजिड मटेरियल में, लेकिन स्ट्रेस क्या होगा, ये स्ट्रेस इसमें होगा। ठीक है, रिजिड मटेरियल के अंदर स्ट्रेस होगा, इसलिए रिजिड मटेरियल के नाम से जाना जाता है। ये डायग्राम से समझ सकते हैं, ये डायग्राम अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है आइडियल प्लास्टिक। आइडियल प्लास्टिक, इसको क्या बोलते हैं, देयर इज नो रेजिस्टिव फोर्स। इसमें मतलब रेजिस्टिव फोर्स नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है इसके अंदर, देयर इज नो रेजिस्टिव फोर्स। तो इसके लिए फॉर्मूले से देखते हैं, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, रेजिस्टिव फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ से देखेंगे स्ट्रेस, रेजिस्टिव फोर्स कितना आ गया हमारा, जीरो, क्योंकि हमने लिखा है यहाँ पे देयर इज नो रेजिस्टिव फोर्स। तो ये हमारा जीरो हो जाएगा, एरिया जाएगा, तो सिग्मा क्या हो जाएगा, जीरो। तो इलास्टिक आइडियल प्लास्टिक क्या होती है हमारी, जीरो। क्यों, क्योंकि हमारा स्ट्रेस कितना आता है इसमें, जीरो। तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। और इसका डायग्राम हमारे पास ये है, इस तरह से ये डायग्राम है, देखना, रिजिड आइडियल मटेरियल, आइडियल प्लास्टिक मटेरियल। ठीक है फ्रेंड्स, ये वही चीज़ है जो हमने भी पीछे पढ़ा था इसको, कि अगर हमारा ये एक रोड है, इसके ऊपर हमने पी लोड लगाया और इसको हमारे जैसे ये ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पर देखना ये एफ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि रजिस्टिव फोर्स क्या होगा हमारा, जीरो। तो रजिस्टिव फोर्स जीरो है, तो इसीलिए हमारा यहाँ पर हम क्या लेते हैं, यहाँ पर जीरो कर लेते हैं, इसलिए हमारा आइडियल प्लास्टिक के अंदर स्ट्रेस भी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल। इसमें क्या होता है, अटेन सम परमानेंट डिफॉर्मेशन। क्या होता है इसके अंदर, अटेन सम परमानेंट डिफॉर्मेशन। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की अगर बात करें, तो ये हमारा प्लास्टिक स्टेट है, ये आप देख रहे हैं, ये हमारा जैसे ओ, ये हमारा लास्ट पॉइंट सी हो जाएगा, लोअर यील्ड पॉइंट। इस लोअर यील्ड पॉइंट पर हमारी यहाँ पर इससे तक होती है इलास्टिक लिमिट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टार्ट होगा, ये देखिए स्ट्रेट लाइन दिख रही है, इसको बोलते हैं प्लास्टिक स्टेट। क्योंकि प्लास्टिक स्टेज पे क्या हो जाएगा हमारा, स्ट्रेस क्या हो जाएगा, जीरो, और स्ट्रेस स्ट्रेन इसमें होगी, यानी कि डिफॉर्मेशन इसके अंदर होगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इसमें है, देखिए प्रेजेंट है, हमने दिखाया है इसमें। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इसमें होगा, लेकिन स्ट्रेस क्या हो जाएगा इसके अंदर, जीरो। तो इसके लिए ये डायग्राम हमारा ये होगा। नेक्स्ट आता है लीनियर इलास्टोप्लास्टिक विद स्ट्रेन हार्डनिंग। इस केसेस में देखिए हमने पीछे पढ़ा था अभी कि इस पॉइंट के बाद जब हमारा ग्रेजुअली लोड हम नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन जो हमारा स्ट्रेस है वो इतनी तेजी से बढ़ता है, बहुत तेजी से, तो कि स्ट्रेस हमारा बढ़ता चला जाता है, तो यहीं से हमारा क्या होता है, स्ट्रेन हार्डनिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये वही डायग्राम है, तो आप इसे देख सकते हैं। तो आज हमने इसमें आप स्ट्रेस स्ट्रेन कंप्लीट किया फ्रेंड्स।